लोग होते हैं, अरे हमारा क्या मतलब है, छोड़ो ना यार प्लीज जाओ, है ना। कोई बीवी है, कोई औरत है, अपने पति से बोलिए अरे चलो ना जानू, छोड़ो ना, क्या लड़ने की जरूरत है उससे है ना। तो ये चीजें हैं, अरे हमारा क्या मतलब है, जाने दो ना, हमें थोड़ा मतलब है इससे, अब क्यों मतलब नहीं है, समाज का मुद्दा है, क्या पता तुम्हारा पति बाद में जो है कुछ बोलने लग जाए, ऐसा कर दे। तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, हमको भी सुधरना पड़ेगा। चलिए समझ में आ गया होगा भेड़िया क्यों भगाना है, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं जीने देगा भाई, हम तो लड़ लेंगे, हमारे बच्चे कोमल फूल जैसे हैं, कितने क्यूट से बच्चे होंगे, वो कैसे जिएंगे, तो भेड़िया को भगा दो। यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या, तो ये याद रखना अच्छे से। तो इसीलिए बोले पढ़ो लिखो, बड़े अधिकारी बन जाओ, ताकि कम से कम कोई पावर तो रहे हाथ में, उससे भी बड़ा आदमी बन जाओ। नहीं है तो भाई बिजनेस कर लो, इतना ज्यादा बिजनेस आगे बढ़ा लो, पैसा ही पैसा हो तो नेता। सॉरी सर माफ कर दीजिए ठीक है। तो ये चीज, तो मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, वो बोलती स्पष्ट, इतनी हंसी आती थी, पूरे बैच में हल्ला हो जाता था, स्पष्ट आ गई क्यों। देखिए भेड़िया यहाँ किसको बोला गया है, वो वाला भेड़िया नहीं, यहाँ भेड़िया मनुष्य रूपी भेड़िया जो गंध है समाज के अंदर, है ना। ये जो 60 कविता है ना, 1960 है ना, तो 60 के बाद जो कविताएं लिखी गई, ये लोगों को अंदर एक भाव प्रकट करने के लिए लिखी गई, लोगों को जागरूकता लाने के लिए लिखी गई, है ना। केलागिरी करने के लिए। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है, मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 7 करने वाले हैं। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा का पूरा आप लोग को एक सीरीज लेकर चल रहा हूँ, दिमाग फाड़ सीरीज, जिसमें दिमाग उड़ जाएगा हवा में तो उसमें हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। इससे पहले जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे, जिसके अंदर पक्का है वही क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें भी वही क्वेश्चन आने वाले हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ एमसीक्यू होंगे, वो भी साथ साथ करते रहेंगे, तो अच्छे से इन क्वेश्चंस को तैयार कर लो। एक वीडियो के अंदर जो मैं पूरा चैप्टर करवा दे रहा हूं, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, तो पूरा ध्यान आप लोग इस चैप्टर पर देना अभी, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन होंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, बस इतना करना है आपको, ठीक है। इसी के साथ एमसीक्यू वगैरह जो होंगे वो सारा मैं आप लोग को अच्छे से करवा दूंगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमें पढ़ना है साठोत्तरी कविता। ये साठोत्तरी कविता क्या है, देखिए स्टार्ट हो रहा है चैप्टर हमारा साठोत्तरी कविता से। तो साठोत्तरी कविता की अगर मैं बात बोलूं, ये होता क्या है, तो साठोत्तरी कविता का मतलब है कि 1960 के बाद जो जो कविताएं लिखी गई, वो कविताएं क्या कहलाती हैं, वो साठोत्तरी कविता, जिसमें मुख्य रचयिता इसके कौन रहे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, जिन्होंने भेड़िया कहानी लिखी है, और दुष्यंत कुमार, जिन्होंने गजल लिखे हैं। साठोत्तरी का मतलब होता है जो 1960 के बाद लिखी गई, जिसमें कोई कल्पना करके चीजें नहीं लिखी गई, जो रियलिस्टिक है, यथार्थवादी है, जो आज के टाइम पे मनुष्य की समस्याएं हैं, आम जनता की जो समस्याएं, जैसे सामाजिक समस्याएं, भ्रष्टाचार हो गया, जो समाज के अंदर क्राइम बढ़ रहा है, जो डर बन रहा है, युद्ध के समय ये सारी चीजें लिखी गई कि लोगों के अंदर एक हौसला जागृत हो सके, कमजोर बन के नहीं रहना हम लोग को, तो इसलिए साठोत्तरी का नाम जो है दिया जाता है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा है कि निम्नलिखित अंशों का काव्य सौंदर्य लिखिए। अब ये काव्य सौंदर्य क्या होता है वो जरा ध्यान सुन लेना। देखो काव्य सौंदर्य का अर्थ होता है जब किसी भी वाक्य को, किसी भी कविता को कोई भी नया रूप देना हो, या उसको सुंदर बनाना हो, उसमें भाव प्रकट करने हो, ऐसी ही बहुत सारी चीजें, भाव हो गया, उसका जो है कला पक्ष हो गया, भाषा हो गई, ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, काव्य सौंदर्य कहलाती हैं, जिससे कि कोई भी कविता, कोई भी वाक्य बहुत ज्यादा सुंदर लगने लग जाए, उसमें भाषा, भाव सब कुछ प्रकट होने लग जाए, उसी को बोलते हैं क्या, काव्य सौंदर्य। ठीक बात, चलिए देखते हैं आगे। तो सबसे पहले बोल रहा है उनमें से तुम में, उसमें और तुम में, सबसे पहले क्या है वही चीज सुनना, इसका अर्थ अभी निकालेंगे हम। उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है, यही बेसिक फर्क है। भेड़िया मसाल नहीं जला सकता, लेकिन आप मसाल तो जला सकते हो ना। देखो यहाँ भेड़िया एक कहानी दे रखी है कि आज लोग समाज में जो दबंग है, जो समाज में लोगों का शोषण करते हैं, उनसे डरते रहते हैं, और है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई अगर कोई भेड़िए के रूप में अगर किसी को माने तो कहाँ वो हमें तबाही कर देगा, हर चीज कर देगा, नहीं, आप लड़ो, ठीक है। देखो काव्य सौंदर्य में क्या दे रखा होता है, काव्य सौंदर्य में दो चीज जाननी होती है हमें। एक तो हमें भाव पक्ष देखना होता है, मैंने बताया ना काव्य सौंदर्य में क्या चीज आती है, एक भाव पक्ष होता है और एक होता है कला पक्ष। तो भाव पक्ष में क्या देखा जाता है, भाव देखे जाते हैं, और कला पक्ष में शिल्प, यानी जिसके अंदर भाषा, प्रतीक, योजना, है ना। तो क्या चीज होती है उसमें, कौन सी भाषा है, कैसे भाव तो चलो इसमें हो गया ना। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है वो देखते हैं, काव्य सौंदर्य के अंदर इसका अर्थ क्या है वो देखते हैं। भाव क्या दे रखा है इसमें वो देखिए, इन पंक्तियों में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तो सबसे पहले कौन लिख रहे हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने मनुष्य और शोषक कौन होता है, जो शोषण करने वाले हैं उनका उठा पटक तो खोपड़ी उड़ जाए, जो शोषण करता है। देखिए मनुष्य और शोषक और क्रूर व्यवस्था, क्रूर मतलब बहुत रूड व्यवहार कोई करता है, क्रूर व्यवस्था यानी भेड़िए के बीच के मौलिक अंतर को स्पष्ट किया है। भेड़िया यहाँ हिंसक प्रवृत्तियों, देखिए भेड़िया यहाँ किसको बोला गया है, वो वाला भेड़िया नहीं,
यहाँ भेड़िया मनुष्य रूपी भेड़िया जो गंध है समाज के अंदर, है ना, उस भेड़िए की बात हो रही है। और दमनकारी ताकतों और क्रूर शासकों, जो गंदे शासक है, जो जनता को सोच ही नहीं रहे जनता भलाई के बारे में, का प्रतीक है। कवि कहते हैं कि मनुष्य और पशु, भेड़िए, पशु मतलब यहाँ किसके बात हो रही है, भेड़िए। देखिए मनुष्य रूपी भेड़िए की बात होगी जब जब मैं बार बार एक चीज नहीं बताऊंगा ना। देखिए बोले जा रहे बुनियादी फर्क यह है कि मनुष्य के पास चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। ज्ञान की क्या है, मसाल है। मसाल मतलब आप अपने ज्ञान को बढ़ाओ, यानी मसाल जलाओ, वो चीज है। अर्थ समझना, मनुष्य न्याय, क्रांति और जागरूकता का प्रकाश फैला सकता है, जबकि एक शोषक, शोषक मतलब शोषण करने वाला, और हिंसक जो लड़ने वाला, उसको क्या बोल दिया यहाँ पे, भेड़िया बोल दिया। ठीक है, कभी भी समाज में ज्ञान और क्रांति की मसाल नहीं जला सकता। इसलिए आप तो जला सकते हो ना, अगर कोई आपसे, जैसे मान लो कि कोई गलत करने की कोशिश कर रहा है, उठाओ पटक दो वहीं पे। कभी देखो एक चीज होती है कि लोग डर जाते हैं, लेकिन वही बाद में बहुत ज्यादा घाव देने लग जाता है। इसलिए पहली दफा ही उसको क्या करो, हटाओ, निकल यहां से, चल, ऐसा कर दो, भगा दो उसको। ठीक है, डरने क्या जरूरत है, भगवान पे भरोसा रखो, पूरी मेहनत करो, ईमानदारी से चलो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंसान डरता कब है, जब खुद गलत काम करता है। आगे बात समझ में। देखिए अब यहाँ क्या बोला जा रहा है भाई, देखिए कला पक्ष, भाव पक्ष में मैंने दिखा दिया आप लोग को। भाव पक्ष क्या है इस लाइन का, कि क्या भाव प्रकट किया जा रहा है। तो जो गलत है उसके खिलाफ गलत जो है एक्शन ले लो, मतलब सही एक्शन लो, ताकि वो निकल जाए वहां से। अब बात करें कला पक्ष की, तो कला पक्ष में दो चीज जाननी है, जैसे भाषा हो गई, प्रतीक योजना हो गई, शैली हो गई। भाषा में क्या है, अत्यंत सरल भाषा है। कोई कठिन भाषा लग रही थी क्या, कुछ नहीं लग रही थी। व्यवहारिक और सीधी चोट करने वाली खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, जैसे मैं सीधी भाषा बोल रहा हूं ना, कि कोई भी शोषण करे ऑन द स्पॉट हटाओ, कानून का सहारा लो और उसको हटा दो। जितना डरोगे उतना वो और डराएगा, इसलिए उठा के एक बार में पटक दो, है ना, कोई गलत कर रहा है तो कानून का सहारा लो। प्रतीक योजना यानी भेड़िया, क्रूर, शोषक व्यवस्था का, और मसाल, ज्ञान, जागृति। मसाल क्या है, ज्ञान का, जागृति और सामाजिक चेतना का बेहद सशक्त प्रतीक दिखा रखे हैं यहाँ पे। तो मतलब यहाँ ना प्रतीक है। देखो भेड़िया रियल काला भेड़िया नहीं है, भेड़िया मतलब एक प्रतीक के, जो शोषक है, हिंसक है, उसको भेड़िया बोल दिया गया है। तो प्रतीक के रूप में दिखा रहे हैं। मसाल जलाने का मतलब ज्ञान, ज्ञान जागृत करो, है ना, ये चीज है। उसके बाद है शैली। शैली मतलब क्या है, बनाने का तरीका, विचारोक्तक और संवादात्मक शैली है, यानी हम इसमें अपने विचार भी व्यक्त कर रहे हैं। संवाद यानी बातचीत चल रही है, पाठकों को सोचने पर विवश करती है, यानी हम जो पढ़ रहे हैं तो सोचेंगे हाँ ऐसा होगा ठीक है। और मुक्तक छंद का सफल प्रयोग, तो ये चीज याद रखना, इसमें कौन से चीजों का प्रयोग हुआ है। तो हमने पहला जो पढ़ा बाबू, देखिए पहला जो हमने पढ़ा उसमें हमने जान लिया कि उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है, भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। तो इसका हमने भाव पक्ष, कला पक्ष दोनों कर लिया। एक दूसरी चीज दे रखी है यहाँ पे, दूसरी चीज क्या दे रखी है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, ऐसा नहीं बोल रही है, ऐसा नहीं बोल रहे कि हंगामा खड़ा कर दो, मार दो, पीट दो, तकड़ तकड़ उठा के पटक दिया, नहीं भाई। यहाँ क्या करना है, यहाँ बोल रहा सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, यानी जो डरपोक हैं उनके अंदर हिम्मत आनी चाहिए। समझ में आ रहा है ना, बोल एक तरफ रहे हैं लेकिन इंडिकेट अलग तरीके से कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए काव्य सौंदर्य करते हैं, चलिए इसका। काव्य सौंदर्य में दो चीज होती है, भाव पक्ष और कला पक्ष। ठीक है, भाव पक्ष में भाव प्रकट किए जाते हैं, कला पक्ष में भाषा, शैली क्या चीज है वो देखेंगे। तो भाव प्रकट, इसमें क्या भाव प्रकट किया गया, देखिए ध्यान सुनना। प्रसिद्ध गजलकार दुष्यंत कुमार जी इन पंक्तियों में, ये कौन बोल रहे हैं, दुष्यंत कुमार जी बोल रहे हैं। ठीक है, पहला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का था। तो ये क्या है, प्रसिद्ध गजलकार, ये गजल बोल रहे हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से खोखली राजनीति, जो आज के टाइम पे खोखली राजनीति है और केवल दिखावा करने वाले लोगों पर प्रहार करते हैं, है ना। कवि का मुख्य उद्देश्य केवल व्यवस्था के खिलाफ शोर मचाना, जैसे व्यवस्था खराब है, केवल शोर मचाने नहीं बल्कि आपके अंदर की आग जलाने को भी है। ठीक है, व्यवस्था फैलाना, अव्यवस्था फैलाना, हंगामा खड़ा करना नहीं है। उनका उद्देश्य समाज और व्यवस्था में एक वास्तविक सकारात्मक यानी पॉजिटिव, है ना, और क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। यानी आप लोग जागो, कब तक सोते रहोगे डर के मारे। ठीक है, वे चाहते हैं कि पीड़ित और शोषित जनता की स्थिति सूरत में वास्तविक सुधार आए और पीड़ित समाज अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। आपको अगर कोई शोषण कर रहा है आपका, आप उठा के पटक दो उसको, कानून का सहारा लेकर। लेकिन ठीक है, कला पक्ष में देखे भाई, शिल्प सौंदर्य होता है,
जैसे कैसे बनाया गया है इसको, कौन सी भाषा, तो उर्दू, हिंदी यानी हिंदुस्तानी, उर्दू और हिंदी मिला के हिंदुस्तानी के मिश्रित शब्दों का अत्यंत प्रभावशाली प्रयोग हुआ है, जैसे मकसद, सूरत, है ना, ये सब मकसद उर्दू और हिंदी। शैली ओजपूर्ण, क्रांतिकारी, गजल विधा की बहर व रदीफ काफिया का सटीक निर्वाह है इसमें। मतलब उर्दू हिंदी दोनों का यूज ज्यादा ज्यादा किया गया इसको बनाने के लिए। समझ में आ गया ना? तो हमने ये चीज पढ़ ली है। क्या था पहला, उसमें और तुम में यही बुनियादी फर्क है। इसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बोल रहे हैं। एक बोल रहे हैं यहाँ पे, ये दूसरा वाला, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। डिंग चिक समझ में आ रहा है? चलिए, उसके बाद है विशेष में क्या दे रखा है, यह शेर बोला था, यह शेर, ये शेर था ना, गजल थी, यह शेर जन आंदोलन और सामाजिक बदलाव के लिए जो है कालजयी नारा बन चुका है। तो एक चीज और याद रखना, ये जो साठौतरी कविता है ना, 1960 60 है ना, तो 60 के बाद जो कविताएं लिखी गई, ये लोगों को अंदर एक भाव प्रकट करने के लिए लिखी गई, लोगों को जागरूकता लाने के लिए लिखी गई, है ना, चेलागिरी करने के लिए नहीं। जो तो ये चीजें हैं। चलिए, अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। यहाँ भेड़िया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में जो है बिल्कुल नाच देना तिगड़ तिगड़ करके। चलिए, भेड़िया क्यों गुर्राता है? भेड़िया गुर्राते हुए देखे हो कभी? ठीक है, तो भेड़िया क्यों गुर्राता है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। मेरे पास एक स्टूडेंट पढ़ती थी, वो बोलती स्पष्ट, इतनी हंसी आती थी, पूरे बैच में हल्ला हो जाता था, स्पष्ट आ गई, स्पष्ट आ गई। चलिए, तो भेड़िया क्यों गुर्राता है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता कौन सी है बाबू? भेड़िया। ये प्रतीकात्मक मतलब होता है भेड़िया बोल तो रहे लेकिन किसी और की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। भेड़िया गुर्राना, भेड़िया का गुर्राना उसकी आक्रामकता। तो भेड़िया गुर्रा रहा है मतलब क्या है, कोई व्यक्ति आक्रामक है, गुस्से वाला है, भय पैदा करने की नीति और अपनी सत्ता को बनाए रखने की छटपटाहट का प्रतीक है। यानी कोई भी बावला कब हो जाता है, जब उसकी सत्ता जारी होती है और वो गलत काम किया होता है, तभी तो पगलाता है। इसके निम्नलिखित मुख्य कारण है। तो देखिए, भेड़िया क्यों गुर्राता है, तो एक्चुअल भेड़िया नहीं बाबू, यहाँ पे भेड़िया है कि वो कोई भी है, जब वो गुर्राने का मतलब क्या होगा, छटपटा रहा है, तड़प, वो हो रहा है, गुस्सा दिखा रहा है ना, वो तो भेड़िया क्यों गुर्राता है, कविता के संदर्भ में स्पष्ट करें। तो पहला, भय का माहौल बनाना। वो क्यों पगलाया गया है, ताकि वो भय का माहौल बनाना चाहता है कि डर जाओ मेरे से, डर जाओ मेरे से, डर जाओ मेरे से। पहला, भय का माहौल बनाना चाहता है। शोषक वर्ग, शोषक यानी शोषण करने वाला या दमनकारी शासन हमेशा आम जनता को डराकर रहना चाहता है, डराकर रखना चाहता है हमेशा हमको। क्या डर के रहेंगे क्या? नहीं, उठा पटक दो। और भेड़िए का गुर्राना समाज में एक ऐसा डर पैदा करता है जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी आवाज उठाने या विरोध करने का साहस ना कर सके। तो भेड़िया क्यों गुर्रा रहा है? भेड़िए के रूप में किसी ऐसे बड़े आदमी की बात करी जा रही है जो समाज के अंदर शोषण करने वाला है। तो क्यों गुर्रा रहा है? क्योंकि वो अपनी ताकत बना के रखना चाहता है। तो ऐसा बनने मत दो। सत्ता को चुनौती मिलने का डर, यानी कि जब सत्ता को चुनौती मिलती है तभी कोई नेता बौखला जाता है। आगे बात समझ, जैसे आप आवाज उठाने लगे, कोई बावला हो जाएगा, कैसे मेरे खिलाफ बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, ये चीज तो इंडिकेट ये इस तरफ कर रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? मजा आ रहा है तो भाई प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलिए, तो बोला जब भी आम जनता या कोई जागरूक मनुष्य शोषक व्यवस्था के सामने खड़ा हो जाता है, यानी ओए नेता तू मेरे साथ गलत किया है ना, अभी बताता हूँ रुक तेरे को, तो ये चीज। बाकी उसके बाद यह अधिकारों की बात करता है, तो शोषक वर्ग, यानी जैसे मैंने अपने अधिकारों की बात करी, तो शोषक वर्ग यानी जो नेता है जो हमें गुलाम बना के रखना है, चिढ़ जाता है वो। तो इसीलिए बोल रहे पढ़ो लिखो बड़े अधिकारी बन जाओ, ताकि कम से कम कोई पावर तो रहे हाथ में, उससे भी बड़ा आदमी बन जाओ। नहीं है तो भाई बिजनेस कर लो, इतना ज्यादा बिजनेस को आगे बढ़ा लो, पैसा ही पैसा हो तो नेता सॉरी सर माफ कर दीजिए। ठीक है, तो ये चीज, तो असुरक्षित महसूस करने लगते हैं वो लोग, तभी तो पगला जाते हैं। अपनी इस असुरक्षा और क्रोध को जो है छिपाने के लिए भेड़िया तेज आवाज में गुर्राता है। तो भेड़िया मतलब कौन यहाँ पे? वो जिसके तरफ प्रतीक के रूप में बोला जा रहा है, यानी शोषक, तो ताकि सामने वाला पीछे हट जाए। क्यों हटे भाई? नहीं हटेंगे भाग। तीसरा, क्रूरता और दमन का प्रदर्शन। वो हमें क्या दिखाना चाहता है? गुर्रा क्यों रहा है? क्रूरता दिखाना चाह रहा है। गुर्राना इस बात का संकेत करता है कि शोषक व्यवस्था दयाहीन है, यानी उसके अंदर कोई दया नहीं है। वह किसी भी समय जनता पर हिंसक दमन चक्र चला सकती है।
कवि ने भेड़िए के गुर्राने के माध्यम से आधुनिक तानाशाही और दमनकारी प्रवृत्तियों का पर गहरा जो है कटाक्ष किया है, यानी डायरेक्ट बोल दिया है कवि ने। तो किसने लिखा है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो है भाई लिखा है। तो भेड़िया क्यों गुर्रा रहा है, भेड़िया किसको बोला जा रहा है और गुर्रा क्यों रहा है, गुर्राने का मतलब क्या है? धिकड़ 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 कर दिया ना हमने, पूरा गेम बजा दिया ना इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कविता में भेड़िया, ये भी सर वही सेम भेड़िया स्टोरी के लिए, कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल सफा चट कर दो, इसको हीरोइन बना दो। ठीक है, देखिए साठौतरी कविता के दौर में रचित यह रचना समाज और राजनीति, याद रखना भेड़िया क्यों है, क्यों ये कहानी बनाई गई है? समाज और राजनीति की कड़वी सच्चाई, क्योंकि कई लोगों को आग लग रही होगी, मतलब ऐसे बच्चों को क्या आग लगेगी भाई, जो शोषण करने वाले हैं वो पगला रहे होंगे, कैसे जागरूक हो रहे हैं लोग, है ना। इसीलिए जो सरकारें, कई सरकारें ऐसी भी हैं जो आम जनता को, बच्चों को अनपढ़ रखना चाहती है ताकि कोई सवाल जवाब ना कर सके। तो वही बोल रखा है, उजागर करती है कविता में भेड़िया किसी जंगली जानवर मात्र का सूचक नहीं है भाई, देखा बोल दिया ना, बल्कि निम्नलिखित तत्वों पर गहरा प्रतीक है, जैसे क्रूर और शोषक व्यवस्था का प्रतीक। मैं बार बार वही लाइन है, तो कैसे बताना है वो देखो। भेड़िया समाज के उस ताकतवर और पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति मतलब बहुत पैसे वाले, तो वही शोषण करते हैं, जब हम विरोध करते हैं तो पगला जाते हैं, तो इसलिए उन्हें भेड़िया कहा गया, क्रूर और शोषक है वो। दूसरा राजनीतिक तानाशाही और दमन, अगर कोई नेता है बहुत ज्यादा अपना वो दिखा रहा है, शोषण कर रहा है लोगों का, और तानाशाही दिखा रहा है और दमन कर रहा है लोगों का, मतलब शोषण करना, तो वो चिढ़ जाता है, इसलिए उसको भेड़िया बोला गया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज हो गया। ठीक है, राजनीतिक संदर्भ में भेड़िया उस दमनकारी शासक, तो मैंने बता दिया है भ्रष्ट प्रशासनिक तंत्र जो चला रहा है, भ्रष्टाचारी। भाई एक बात, कोई भ्रष्टाचारी है, आप उसके खिलाफ बोलोगे, उसके आग लग जाएगी कि नहीं लग जाएगी? तो वही चीज तो बोल रहा है, वही है सारे भेड़िए। उसके बाद अमानवीय प्रवृत्तियों का प्रतीक, यानी जो गलत करता है लोगों के साथ, अमानवीय व्यवहार करता है लोगों के साथ, तो उन्हीं लोगों को यहाँ किसके लिए, किस चीज से इंडिकेट किया जा रहा है? भेड़िया। समझ में आ गया कविता में भेड़िया किसका प्रतीक है? तो ऐसे लोगों का जो दूसरे का शोषण करते हैं, और वही लोग भेड़िया हैं। और गुर्राने वाला मतलब पता चल गया ना, जब आग लगती है तो वो चिल्लाते हैं चुई चुई करके, चुई चुई थोड़ी ना करते हैं भेड़िए, ऐसे करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है? यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, कलेजा फाड़ के दिखा दूं क्या? तो ये याद रखना अच्छे से, टेंशन की बात ही नहीं है। आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है? तो भेड़िए को कैसे भगा सकते हो आप खुद जान के देखो, भेड़िए को कैसे भगा सकते हो? इतना ज्यादा अपने आप को आगे बढ़ा लो, काबिल बना लो। देखो गरीब आदमी को ही चाटा मारता है कोई भी, कोई पैसे वाला, अगर कोई करोड़पति आदमी है ना, गाड़ी से उतरे महंगी गाड़ी से, तो कोई हाथ लगा के दिखा दे उसको। तो इसलिए बोला जा रहा है कि यहाँ भेड़िया किसको बोल रहे हैं? जो दूसरे का शोषण कर रहा है। तो भाई शोषण होने क्यों दे रहे हो? पढ़ो लिखो मेहनत करो, इतना आगे बढ़ जाओ। या नहीं हो रहा, चलो पढ़ाई बहुत सारी दिक्कतें आ रही है, पेपर लीक हो जा रहा है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, चलो एक स्टेप मार दिया, नहीं हो रहा, भाग यहाँ से, जीवन खत्म हो गया क्या? अरे पूरी मेहनत करेंगे, बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, अरे इतना सारा बिजनेस है करने के लिए, करो, छोटे से स्टार्ट करो, धीरे 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 दिमाग लगाओ। ये हकीकत है बाबू, रात दिन जिस काम में तुमने मेहनत कर दिया ना, वो चमक जाता है बच्चा, आगे वसन में वही चमकता है, सफल वही हो जाता है, सफलता उसी कहते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई एक बार कर दिया, फिर 4 दिन बाद कर रहे, फिर आए मजा आ रहा है, थोड़ा सा पैसा आ गया, नहीं, मेहनत इतनी कर दो कि तांडव मच जाए, कलेजा जल जाए लोगों का। तो ऐसी भेड़िया भाग जाएंगे फिर डर के मारे, समझ में आ रहा है कि नहीं? चलिए, तो वही बोला जा रहा है, आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना काहे जरूरी है? भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है, वर्णन करें। तो भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है? तो सिंपल सी बात है, कविता में मूल संदेश सामाजिक कल्याण की दृष्टि से भेड़िए शोषक शक्तियों और दमनकारी ताकतों को बोला गया है। तो समाज से भगाना या समाप्त करने का क्या मतलब है वो देखो। पहला, मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा। क्यों भगाना जरूरी है? ताकि मानवीय अधिकार लोगों को मिल सके और स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। अगर वो भेड़िए रहेंगे तो देखो, ऐसी पॉइंट्स को बना के लिखना, जब भी नंबर मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो समझा देता हूं, बस बना के अच्छे से लिखो, हलवा बना देना उसका। जब तक समाज में भेड़िए रूपी शोषक मौजूद रहेंगे, तब तक आदमी जो है, आदमी को स्वतंत्रता, समानता, न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए उन भेड़ियों को बलात्कार भगाना है तो अपने आप को सक्सेसफुल बना लो, और ले भेड़िए को भगाता हूं मैं, है ना, उठा पटक दो, कानून का सहारा लो, ठीक है। चलिए, भेड़ियों को भगाना जरूरी है। तो दूसरा हो गया लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना। अगर आपको समाज, देखो क्वेश्चन बार बार बोलना है, क्वेश्चन बार बार बोलना, तभी आंसर याद होगा। आपकी दृष्टि में भेड़िए को भगाना क्यों जरूरी है? तो मानवीय अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा करनी है, तो भेड़िए को भगा दो।
दूसरा, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो भेड़िए को भगा दो। यानी लोकतंत्र लाना है ना बाबू समाज में, और सामाजिक कल्याण या सामाजिक न्याय करना है ना, लाना है ना, स्थापना करनी है ना, तो भेड़िए को भगा दो लात मार के। गाना बना दूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद भय मुक्त समाज का निर्माण, अगर हमारे समाज में कोई भी डर के ना रहे ऐसा समाज बनाना चाहते हो तो भेड़िए को भगा दो। ठीक है। देखिए, भेड़िए का अस्तित्व समाज में निरंतर, ठीक है, निरंतर असुरक्षा और आतंक पैदा करता है। आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित, समृद्धि और संवेदनशील, भय मुक्त वातावरण अगर देना चाहते हो और दमनकारी शक्तियों से आजादी दिलवाना चाहते हो तो भेड़िए को भगा दो। चलिए, समझ में आ गया होगा भेड़िए को क्यों भगाना है, क्योंकि हमारे बच्चों को नहीं जीने देगा भाई। हम तो लड़ लेंगे, हमारे बच्चे कोमल फूल जैसे हैं, कितने क्यूट से बच्चे होंगे, वो कैसे जिएंगे, तो भेड़िए को भगा दो। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखिए, भेड़िया कविता, अभी दूसरा जो कविता है ना उसके बारे में बताया जाएगा। भेड़िया कविता किस अंतिम पंक्ति में और तुम, देखो दोबारा बोल रहा हूं, भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुम से कवि क्या आशय है। और तुम से क्या मतलब है वो सुनना। और तुम गाना बना दो। चलो, बोला यार, भेड़िया कविता के अंत में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा पूछा गया और तुम एक बेहद धारदार और सीधे पाठक की अंतरात्मा पर चोट करने वाला प्रयोग है। इस संक्षिप्त प्रश्न के पीछे कवि का गहरा आशय निम्नलिखित है। पहला, क्यों बोला गया और तुम, चश्मा ही चला जा रहा है। देखिए, पाठक को जिम्मेदारी का एहसास करवाना, भाई पाठक को जिम्मेदारी का एहसास करवाना है। और तुम क्या करोगे, तुम्हारी तो, और तुम क्यों बोल रहे हैं ये। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और तुम, यानी मैंने ये सिखा दिया कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, फिर मैं बोलूं और तुम, यानी अब आप क्या करोगे, समझ में आ रहा है बाबू। देखो, तो पाठक की जिम्मेदारी का एहसास कराना चाहते हैं, इसलिए बार बार बोल रहे हैं, ये बोल तो दे रहे हैं, लेकिन अब तुम क्या करोगे, और तुम। ठीक है। चलो, कभी समाज की क्रूर व्यवस्था का पूरा खाका खींचने के बाद अचानक उंगली पाठक आम जनता की तरफ उठाते हैं, और तुम। ठीक है। और वे पूछना चाहते हैं कि जब समाज में इतना अन्याय और शोषण हो रहा है और तुम नागरिक जो हो क्या कर रहे हो, और तुम, यानी तुम क्या कर रहे हो, तो क्या तुम केवल मूक दर्शक बने हो, मुंह बंद करके किसी का शोषण हो रहा है, कोई आदमी अपनी औरत को मार रहा है या कोई औरत अपने आदमी को कूच रही है बढ़िया से, तो तुम क्या कर रहे हो वहां पे, और तुम, तो तुम कौन हो, तुम नागरिक हो, लड़ जाओ, डपटक दो। आदिवासी में कानून का सहारा लेकर। चलो, दूसरा, निष्क्रियता और चुप्पी पर प्रहार, यानी तुम चुप हो इसीलिए बोल रहे हैं, और तुम क्या करोगे अब बताओ। तो और तुम के माध्यम से कवि समाज की उदासीनता पर गहरा प्रहार कर रहे हैं। अन्याय को सहना भी अन्याय है। कोई किसी की खिचिर खिचिर हो रहा है, अगर कोई अपनी पत्नी को मार रहा है सामने, उठा पति को, अल्लाह धमड़ धमड़ मार, एक बार कलेजा फाड़ दे उसका। आगे बस समझ में, यानी कि क्या करना है, पुलिस को बुलाओ, तुरंत बुलाओ, अरे पुलिस आओ, जल्दी आओ, यहाँ पे एक आदमी अपनी औरत को मार रहा है, उठा पटक दिया है। ठीक है। चलिए, अपराध है। कवि युवाओं और नागरिकों की चुप्पी तोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और तुम, मैं तो कर दिया, और तुम क्या करोगे। ठीक है। चलिए, आत्मनिरीक्षण की प्रेरणा, यानी अब तुम चेक करो कि तुम्हारे अंदर कितनी प्रेरणा जगी है, तो वही इसीलिए बोल रहे हैं और तुम। ठीक है, मसाल जलाने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो ये समझ में आ गया भाई कि भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति में और तुम से कवि का क्या आशय है, तो और तुम से मतलब अब तुम क्या करोगे ये बताओ। ठीक बा। देखिए, बोले जा रहा है अपने परिवेश में, ध्यान सुनना, बोले जा रहा है अपने परिवेश में, परिवेश मतलब आसपास, अपने परिवेश से एक उदाहरण देते हुए लिखिए कि सामूहिक चेतना मतलब क्या होता है, जागृति, सामूहिक चेतना के विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है। सामूहिक चेतना में, यानी अगर मैं बोलूं कि आप क्या कर सकते हो लोगों को जागरूक करने के लिए, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं भी तो आपको जागरूक ही कर रहा हूं ना। चलिए, उसके बाद सामूहिक चेतना यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी सामूहिक चेतना, तो मतलब सबको एक साथ जगाने का अर्थ है समाज के सभी लोगों का एक साथ मिलकर किसी साझे मुद्दे या भलाई के लिए जागरूक होना। भाई एक बात बताओ, मैं आपको पढ़ा रहा हूं अभी, ठीक है, मान लो मेरी वीडियो भगवान करे कि 1 लाख बच्चे अगर देख लें, तो 1 लाख बच्चे आज जागरूक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उनके मन में जरूर आएगा। मान लो किसी बच्चे को उसकी बीवी मार रही होगी, खबर धपड़ धपड़ धपड़,
मार रही होगी, तो वो कहीं ना कहीं जागरूक होगा कि नहीं, क्या है शोषण नहीं सहूंगा, बताओ तब तेरे को, रुक जा, पुलिस को फोन करो, बुलाओ तुरंत, है ना। कोई महिला है उसको पुरुष मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो XYZ, तो आप तुरंत जो है कानून का सहारा ले सकते हैं। चलिए, तो वही चीज बोल रहे हैं, साठौतरी कविता, साठौतरी क्यों है पता चल गया ना। 1960 के बाद जो कविताएं लिखी गई उसको क्या बोला गया, साठौतरी कविता। ठीक है, इसको गाड़ी बना देते हैं, ठीक है। चलिए चलिए साठौतरी कविता हमें यही सामूहिक चेतना उगाने देखो, जगाने तो उगाने पढ़ रहा हूं, जगाने का संदेश दे रही है। हमारे परिवेश यानी आसपास से इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण स्वच्छता अभियान। जैसे मान लो सामूहिक चेतना जगानी किसी भी क्षेत्र में, भाई शोषण हो रहा है किसी का, लोगों को जगाओ कि भाई चलो भाई देखो वहां उसको मार रहे हैं, हम मेहनत करें, मतलब उसको पकड़वा देते हैं, ऐसा कर देते हैं वो चीज। या कहीं गंदगी फैली है तो स्वच्छता अभियान चला दो, सब लोग मिलकर अगर कुछ कर रहे हैं तो सामूहिक चेतना हो जाती है, ठीक है। या जल संरक्षण आंदोलन हो सकता है, इसमें हमारी भूमिका निम्नलिखित रूपों से हो सकती है। तो 1960 के बाद साठौतरी कविताएं इसलिए ही आई ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, यही है साठौतरी का मतलब बाबू, ठीक है। पहला है स्वयं से शुरुआत करना। भाई एक बात बताओ, तुम कब समाज को सुधार सकते हो, पहले खुद भी तो सुधर लो। आप खुद सेट हो पी के, दूसरे को सिखा दोगे कि दारू नहीं पीना, नशा नहीं करना है, पहले खुद सुधरना पड़ता है, ठीक बा। तो वही बोल रहे हैं कि स्वयं से शुरुआत करना है। सामूहिक चेतना कभी भी ऊपर से नहीं थोपी जा सकती, इसकी शुरुआत व्यक्तिगत यानी व्यक्तिगत स्तर से होती है, खुद के अंदर। यानी जैसे यदि हम अपने घर का कचरा बाहर ना फेंके, पानी बर्बाद ना करें, तो हम देखेंगे, हमें देखकर आसपास के लोग भी प्रेरित होंगे, बच्चे ज्यादा प्रेरित होंगे। दूसरी चीज, शिक्षा और जागरूकता फैलाना। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, यूट्यूब, सोशल मीडिया या नुक्कड़ नाटकों के जरिए समाज की कुरीति मतलब जो बेकार प्रथाएं होती हैं, पर्यावरण और संकट या नागरिक अधिकारों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। शिक्षा ही सामूहिक चेतना का जो है सबसे बड़ा हथियार है। तो शिक्षा यानी शिक्षा जो है एक ऐसा पावर है जिसके माध्यम से अच्छे अच्छे लोग जो हैं बदल सकते हैं। तो ज्ञानी बनिए, एकजुटता और नेतृत्व प्रदान करना। जब समाज में किसी अन्याय या समस्या जैसे भ्रष्टाचार, मोहल्ले की सुरक्षा के खिलाफ बात हो तो हमें पीछे हटने के बजाय, जैसे कुछ लोग होता है, अरे हमारा क्या मतलब है, छोड़ो ना यार प्लीज जाओ, है ना। कोई बीवी कोई औरत है, अपने पति से बोलिए अरे चलो ना जानू, छोड़ो ना, क्या लड़ने की जरूरत है उससे है ना। तो ये चीजें हैं, अरे हमारा क्या मतलब है, जाने दो ना, हमें थोड़ी ना मतलब है इससे, क्यों मतलब नहीं है, समाज का मुद्दा है, क्या पता तुम्हारा पति बाद में जो है कुछ बोलने लग जाए, ऐसा कर दे। तो कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है, हमको भी सुधरना पड़ेगा भाई। तो ये चीज है। तो बढ़कर संगठन बनाना चाहिए। जब एक व्यक्ति खड़ा होता है तो धीरे धीरे कारवा बनता चला जाता है कि अरे देखा है, पहले कोई व्यक्ति स्टैंड लेता है तो बाकी धीरे धीरे सब आना शुरू हो जाते हैं। तो पहले आप ही क्यों नहीं बन जाते, फिर तो बनो ना, डरते क्यों। और यही सामूहिक चेतना और अंततः भ्रष्ट और शोषक व्यवस्था की सूरत बदलने की ताकत रखती है। तो ऐसी कह सकते हैं कि व्यवस्था बदल सकती है, ठीक है ना। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो पक्का है कि आपको समझ में आ रहा है और मजा आ रहा होगा पढ़ने में। MCQ करवा दूंगा, पूरा चैप्टर एक बार में क्लीन चिट कर देंगे, दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। इससे पहले वाली जो दिमाग फाड़ सीरीज जितनी भी आप लोग देखोगे मेरे चैनल पे, उन नए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो बढ़िया से पढ़ना और हीरोइन बनना ना। आर्ट्स को मैं खा जाऊंगा, ठीक है, आपको भी खिला दूंगा आर्ट्स को, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, इंग्लिश सब उड़ा देंगे हम, ठीक है, टेंशन नहीं लेना भाई। पेंटिंग करा चुका हूँ, पेंटिंग भी देखना, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन है हमारा कि भेड़िया कविता की भाषिक विशेषताओं का उल्लेख करें। ये भेड़िया कविता की भाषिक क्या है, भाषा कैसी रही है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी नई कविता और साठौतरी दौर की प्रमुख कवि हैं। साठौतरी बता दी ना क्या है, उनकी भेड़िया कविता की भाषिक भाषाई विशेषताएं बेहद अनूठी हैं और प्रभावशाली हैं। क्योंकि भाई देखो, अभी तक हमने जो पढ़ा है उनकी भाषा मजेदार है कि नहीं है, मजेदार है, जिन्हें निम्नलिखित बिंदुओं से समझा जा सकता है। सरल और सीधी खड़ी बोली है इसमें, बिल्कुल सरल और सीधी खड़ी बोली है भाई। जो बोल रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूं आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या, वही सीधी बोली है। तो देखो, कवि ने कविता को बोझिल या कठिन संस्कृत निष्ठ शब्दों से दूर रखा है, ऐसा नहीं उलझुल कर दिया। भाषा की इतनी सरल और सुबोध है कि समाज का एक सामान्य व्यक्ति और या छात्र भी इसे गहरे अर्थ में समझ सकता है, पहली बार में ही समझ जाएगा। दूसरा, प्रतीकात्मक और लक्षणिकता, यानी पूरी कविता प्रतीकों पर टिकी है। प्रतीक करके भेड़िया बोल के हमें असलियत बता दी है समाज की, ये असली भेड़िया
है कौन, मसाल यानी गुर्राना, ये वो सारी चीज सिखा दिया। जैसे साधारण शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर गहरे राजनीतिक और सामाजिक अर्थ, लक्षणार्थ, यही होता है लक्षणार्थ, यानी किसी और की तरफ इंडिकेट करना, वही जो है भाषा की बहुत बड़ी शक्ति है। और एक है मुक्तक, छंद और संवादात्मक शैली, यानी कविता किसी शास्त्रीय छंद या बंधन में नहीं बंधी है, बल्कि मुक्त छंद है, फ्री वर्ड्स दे रखे हैं इसमें और में लिखी गई है। इसमें बातचीत या संवाद की शैली का प्रयोग हुआ है, यानी बहुत इजी लैंग्वेज का यूज हुआ है। अंत में और तुम जैसा प्रश्न, अंत में और तुम और तुम और तुम और तुम मतलब कि आप क्या कर सकते हैं और तुम क्या करोगे भाई, तो जैसे प्रश्न कविता की भाषा को बेहद मारक और नाटकीय बनाते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, तो ये समझ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमारा दुष्यंत कुमार। अब ये जो है इन्होंने क्या बोला वो सुनना। दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है? ये पीर और पर्वत क्या है बाबू, तो वो समझना एक बार। देखिए, दुष्यंत कुमार जी ने अपनी प्रसिद्ध गजल के पहले शेर हो गई है पीर पर्वत सी, याद रखना, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, ठीक है, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। क्यों? देखो, निकलनी चाहिए। मैं जनता के कष्टों और दुखों, पीर की तुलना, देखो पीर की तुलना, पीर क्या है वो देखिए, दुखों, बोले कहा भाग गया भाई, हाँ निकलनी चाहिए। मैं जनता के कष्टों और दुखों, यानी पीर, याद रखना, कष्ट और दुखों को क्या बोल रहा है? पीर। पीर की तुलना पर्वत से की है, यानी कष्ट और दुख इतना सारा है हमारे जीवन में कि पूरी समस्या ही समस्या भरी हुई है, ठीक है। और कहूं, हाँ, इसके पीछे कवि ने निम्नलिखित ठोस कारण दिया है। पहला, दुख की विशालता और भारीपन, यानी दुख कैसा है? पर्वत के समान, तो वही बोल रहा है पिघलनी चाहिए, मतलब खत्म करो इसको, है ना। पर्वत बहुत विशाल है, ऊंचा है, भारी होता है, जिसे आसानी से हिमालय हिलाया नहीं जा सकता। इसी तरह बरसों से शोषित, यानी जो बहुत टाइम से शोषण झेल रहे हैं, पीड़ित भारतीय जनता के दुख, दर्द, गरीबी और परेशानियां, इसे पीर बोला गया है। ठीक बाबू, पीर बोला जाता है इन सबको, अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और वे पर्वत की तरह विशाल और भारी हो गई, इसीलिए अब वो पिघलनी चाहिए, मतलब खत्म करो भाई उसको। सहन शक्ति की सीमा पर होना, पार होना, यानी अब सहन शक्ति की सीमा पार हो रही है, अब बताते रुक जाओ। आम जनता लंबे समय से कष्ट सहती आ रही है, अब यह पीर इतनी संचित हो चुकी है, यानी समस्या इतनी संचित और दुख का पहाड़ बन गया है, और अब जनता की सहन शक्ति दबाव जवाब दे रही है। कवि का मानना है कि अब इस दुख के पर्वत को उखाड़ दो, है ना, पिघलाना ही होगा, यानी दुख का पर्वत खत्म कर दो। तीसरा, क्रांति की अनिवार्यता दर्शाना, यानी ऐसा दिखाओ कि अब क्रांति हो ही जाएगी, तो जो शोषण करने वाले उठा पटक दो उसको, जैसे ऊंचे और जमे हुए बर्फ के। देखो ये क्यों बोल रहे हैं, ऐसी कविताएं क्यों जिसमें हमें जागरूक किया जा रहा है, तो 1960 के बाद की ऐसी कविताएं हैं, उन्हीं को साठोत्तरी कविता बोलते हैं, इसीलिए वो हमें जागरूक कर रहे हैं। तो जीवन दायिनी गंगा नदी निकलती है, वैसे ही दुखों के इस पहाड़ से पिघलने से समाज में एक बड़ी क्रांति रूपी गंगा निकलेगी, जो पुरानी और सड़ी गली शोषक व्यवस्था को जो है बाहर निकल जाएगी। तो यही चीज है कि शोषण को अब खत्म करो, है ना, इसीलिए बोल रहे हैं। दुष्यंत कुमार ने पीर को पर्वत के समान क्यों कहा है? पीर मतलब हमारे जंजाल, दुख, ये सब समझ में आ गया ना भाई। चलिए, तो ये चीज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, गजल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन चाहते हैं, प्रस्तुत कीजिए। तो कवि किस प्रकार का? दुष्यंत कुमार जी अपनी गजल के माध्यम से समाज और राजनीतिक व्यवस्था के केवल सतही और बाहरी सुधार। देखिए एक चीज मैं बोलता हूँ, गजल के माध्यम से कवि किस प्रकार का परिवर्तन, तो गजल उन्होंने कहा, तो क्यों कहा, क्या परिवर्तन चाहते हैं, तो वो देखिए, तो वही बोल रहे हैं, बल्कि एक संपूर्ण और बुनियादी क्रांतिकारी परिवर्तन, रेडिकल चेंज चाहते हैं। उनके द्वारा कल्पित परिवर्तन के मुख्य आयाम निम्नलिखित हैं। पहला, वो क्या चाहते हैं, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहते हैं। तो क्यों लाना चाहते हैं? रोटी, कपड़ा, मकान, बुनियादी हक, ये सब मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, पहली चीज तो ये। दूसरा, जनता की मानसिकता और में बदलाव, जनता की मानसिकता में बदलाव चाहते हैं कि जनता जो डरी हुई है वो डरे ना, वो लड़ जाए अपने अधिकारों के लिए।
आगे बात समझ में। तो ये चाहते हैं, परिवर्तन लाना चाहते हैं, लाचारी, भीतर छिपी लाचारी, निराशा और भाग्यवादिता कि भाग्य ही हर चीज हो जाएगा, ऐसा उसको खत्म करो, लड़ो, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। तीसरा, यथार्थवादी और न्यायपूर्ण समाज, यानी रियल होना चाहिए हर चीज समाज के अंदर, कोई दिखावटी नहीं होना चाहिए। यानी वे एक ऐसे समाज की स्थापना चाहते हैं जहां केवल हंगामा या नारेबाजी ना हो, बल्कि शोषितों की दशा सूरत चेंज कर दो, यानी दोबारा कोई शोषण ही ना कर सके, सच में बदले। हर हाथ को काम और हर नागरिक को सम्मान मिले, उनका यह परिवर्तन पूरी तरह से जन कल्याण पर आधारित हो, ये चाह रहे हैं। इसीलिए इनका जो है ये दे रहे हैं, गजल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो इसीलिए साठौती बोल रहे हैं इनको, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन दे रखा है, गजल के संदर्भ में लाश, याद रखना है, पूछ लेता है क्वेश्चन, गजल के संदर्भ में लाश का आशय स्पष्ट करें। लाश क्यों बोला गया है, लाश कौन है, बोले जिंदा लाश है। मान लो किसी का कोई शोषण हो रहा है और लोग बैठ के देख रहे हैं, तो जिंदा लाश ही तो है ना वो, ये चीज है, वही बोल रहा है। देखिए क्या बोला जा रहा है, दुष्यंत कुमार की गजल में प्रयुक्त पंक्ति, सड़क पर इस कदर जेब है लेकिन लाश को बेफन चलना चाहिए, के संदर्भ में यहाँ लाश का यूज जानते हो, शरीर डेड बॉडी के लिए नहीं बोला जा रहा लाश, यहाँ क्या है, बल्कि इसके निम्नलिखित अर्थ है। लाश का कोई प्रतीकात्मक रूप बोला जा रहा है, लाक्षणिक रूप बोला जा रहा है। लाश क्यों बोला गया है भाई, वो देखिए, तो चेतनाहीन और मूक जनता का प्रतीक। लाश कौन है आज के टाइम पे, जो देखते हुए भी कुछ नहीं बोल रहा, वो लाश है, इसीलिए बोल रहे हैं हमको ये लाश। लाश यानी जीवित मनुष्य का प्रतीक है। लाश यानी जीवित, वो मरा हुआ तो लाश होता ही है, यहाँ लाश किसी और रूप में बोल रहे, तो पहला वही था चेतनाहीन, यानी बोला जा रहा है जो समाज अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों, गरीबी, भ्रष्टाचार को देखकर भी चुप रहता है, कवि की दृष्टि में वो क्या है, जीवित होते हुए भी एक लाश है। दूसरा, संवेदनहीनता और लाचारी, यानी जो संवेदनहीन है, लाचार दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ए भाई मेरे को डर लगता है, मैं क्या करूं, बस डर लगता है बड़ा आया, तो वही है। यह शब्द आम आदमी को घोर लाचारी और संवेदनहीनता को दर्शाता है। लोग अपने अस्तित्व और अधिकारों के प्रति इतने उदासीन हो चुके हैं कि वे बिना किसी हलचल या विरोध के बस जिंदगी काट रहे हैं। बोल रहे हैं क्या लड़ने की जरूरत है, हमें उठा पटकवा देगा, वो ऐसा कर देगा, लाश बन के जी रहे हैं, इसलिए उनके लिए लाश। तीसरा, व्यवस्था द्वारा कुचले गए लोग, ये किसके लिए बोल रहे हैं, व्यवस्था द्वारा कुचले गए लोग, यानी राशन मिल जा रहा है, फ्री का राशन मिल जा रहा है, दबे हुए हैं, जब भी सरकार कोई गलत काम करे तो उसमें नहीं बोलना है, तो कुछ ऐसा है, उन्हीं लोगों को क्या बोला गया, जिंदा लाश। तो यहाँ डेड बॉडी के लिए लाश का यूज नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए अब इंपॉर्टेंट, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कलेजा बाहर निकाल देगा, वैसा क्वेश्चन दे रखा है। दो इंपॉर्टेंट परीक्षा उपयोगी अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे हैं बाबू, वो हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान सुन लेना, ठीक है। देखिए साठौतरी कविता से क्या तात्पर्य है, इसकी मुख्य विशेषताएं। साठौतरी आखिरकार क्यों बोला गया साठौतरी, तो बोला है वर्ष 1960 के बाद हिंदी साहित्य में जो कविताएं लिखी गई उन्हें साठौतरी कविता कहा जाता है, जिसमें स्वतंत्रता, समानता, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्रता मिलने के बाद भी 1947 के बाद जनता को जो उम्मीदें थी 1960 तक आते आते टूट गई थी, जो नहीं मिला 1960 के बाद जाकर ऐसी कविताएं लिखी गई कि यहाँ लोगों को जागरूक कर दिया गया, ओए जागरूक कर दिया गया, ठीक है। तो गरीबी, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था, इसीलिए कौन सी कविताएं लिखी गई, साठौतरी कविता, जिसमें क्या होता है, लोगों को जागरूक करना, लोगों को सही रास्ते को दिखाना, ये सब चीजें, ठीक है। मुख्य विशेषता क्या, इस काल की कविताओं में मोहभंग की स्थिति, व्यवस्था और प्रतीक, गहरा आक्रोश, तीखा व्यंग, विद्रोह की भावना, और लोग को लड़ने का मतलब ये नहीं पीट दो, पकड़ के ऐसा कर दो, नहीं, लोग जागरूक बने, ज्ञान का भंडार हो लोगों के पास, लोग जागरूक बने और मूर्ख बनकर न रहे। कड़वा सच बताया इन्होंने, सर्वेश्वर सक्सेना और दुष्यंत कुमार इस धारा के प्रतीक माने जाते हैं, प्रमुख कवि हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं साठौतरी कवि। समझ गए सब लोग, ठीक है। समझ में आ रहा हो तो एक बार बढ़िया से नाच दो, ठीक है, और मेरी तरफ से एक बार रसमलाई खा लेना, ठीक है। ध्यान सुनना, खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, इस शेर का क्या अर्थ है, शेर मतलब गाया जाता गजल के रूप में। इस शेर के माध्यम से दुष्यंत कुमार जी मानव जीवन में आशा, सपनों, सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव दृष्टिकोण के महत्व को रेखांकित करते हैं। कवि कहते हैं कि यदि वास्तविक जीवन में ईश्वर यानी खुदा या पूर्ण सुख सुविधाएं मौजूद नहीं भी हैं, तो भी मनुष्य को निराश नहीं होना चाहिए और इतना मेहनत करना चाहिए कि कम से कम उसके पास बेहतर भविष्य का ख्वाब, सपना तो हो। लेकिन आज के टाइम पे लोग बिल्कुल सपना ही छोड़ चुके हैं कि बस इतना मिल रहा है भाई मेरे लिए बहुत है, बट क्यों बहुत है, मेहनत कर तू, डरना नहीं है,
यह ख्वाब ही मनुष्य को जीने की प्रेरणा देता है, संघर्ष करने की शक्ति देता है और आगे बढ़ने का हौसला बनाए रखने की मदद करता है। सपने देखना ही मनुष्य के जीवन का सपने देखना ही मनुष्य के जीवित होने का प्रमाण है। जिसके अंदर सपने ही ना हो वो मनुष्य है क्या? नहीं। सपने देख, खुली आंखों से देख और उसको पूरा कर। लड़ जा अपने सपने को पूरा करने के लिए। हम लोग मेहनत नहीं करते हैं क्या? 1.5 2 घंटा 1 घंटा लगातार बोलते रहते हैं। क्यों बोलते रहते हैं? ताकि आप लोग का कुछ अच्छा हो जाए, कोई भटको नहीं इधर उधर, अच्छे से पढ़ लो, है ना। तो ये चीजें हैं। तो मेहनत करना पड़ता है भाई, कुछ करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है। अब इस चैप्टर में जो एमसीक्यू है, गारंटी है इस चैप्टर से अगर एमसीक्यू आए तो इन्हीं में से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है। चलिए, तो बोला जा रहा है कुछ एमसीक्यू पक्का है, यही आने वाले। देखिए ध्यान सुनना। तो आंसर तो सामने ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे। भेड़िया कविता के रचयिता कौन माने जाते हैं? दुष्यंत कुमार, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ये कौन है? कबीरदास जी और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ख है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी है क्या? कविता के रचयिता भेड़िया के, याद रखना, ठीक है ना। दूसरा है दुष्यंत कुमार मुख्य रूप से हिंदी साहित्य की किस विधा के लिए प्रसिद्ध है? दुष्यंत कुमार जी, ये वाले। तो ठीक है, कहानी लेखन, उपन्यास लेखन, गजल, और सबको पता है गजल, इन्होंने अभी गजल हमने इनकी सुनी भी थी वो, और निबंध लेखन। समझ में आ गया ना भाई? चलिए, ये चीज हो गया, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। ध्यान सुना, भेड़िया मसाल नहीं जला सकता। पंक्ति में मसाल किसका प्रतीक है? तो आग का तो हो ही नहीं सकता। लकड़ी का, ज्ञान चेतना का, क्रांति का, अंधकार का। तो सबको पता है ज्ञान चेतना अंधकार, इसका क्रांति का, ठीक है। चलिए, उसके बाद हो गई है पीर पर्वत सी। पंक्ति में पीर का क्या मतलब है बताया था ना, मैं नहीं दिखाऊंगा, बताओ बताओ क्या बोले, पहले देख लिया था। तो पीर का मतलब है दुख और दर्द, ये सब पीड़ा वीड़ा खचर खचर भरी हुई। कोई संत या महात्मा पीड़ा दुखों का और कष्ट, पहाड़ की चोटी, पानी का झरना, पीड़ा दुखों का कष्ट। बाबू समझ में आ गया? अगर आ रहा ना समझ में, एक बार ऐसे बेड से उतरो, जो जहां बैठ के पढ़ रहे हो, और पूरा सर मार दो, खोपड़ी उड़ जाए एक बार में। सठोत्री कविता बोला जा रहा है। साठौतरी कविता का संबंध किस वर्ष के बाद है? तो 1960 के बाद। सबको पता चल गया ना, उड़ा दो, हीरोइन बना दो इसको, चटर पटर कर दो इसके साथ, ठीक है। भेड़िया कविता की पंक्तिम क्या होता है? भेड़िया कविता की अंतिम पंक्ति और तुम, देखो आ गया ना, मैं गाना बना दूंगा इस पे, कह रहा हूं मैं, और तुम। अच्छा, और तुम से कौन सा गाना बन सकता बताओ? जिसको आता होगा एक बार बताना जरूर। और तुम, मेरे को समझ नहीं आ रहा अभी, लेकिन हाँ फ्री बैठूंगा तो आ जाएगा। भेड़िया कविता की पंक्ति में और तुम क्या है? तो डर और घबराहट, आत्मनिरीक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी, मनोरंजन की भावना और आलस्य। तो ये क्यों है? आत्मनिरीक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाओ और तुम क्या करोगे? तो ये निभाओ। समझ में आ गया ना भाई? चलिए, उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सूरत बदलनी चाहिए से कवि दुष्यंत कुमार का क्या आशा है? सूरत बदलनी चाहिए यानी चेहरे पे मेकअप थोप लो बस। तो व्यवस्था में सकारात्मक, याद रखना, व्यवस्था में सकारात्मक जो क्रांतिकारी बदलाव आना चाहिए। समझ में आ गया? इस क्वेश्चन को बिल्कुल रट लेना सब लोग, रट क्या लेना, समझ लेना। ये जो है क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया अभी, साठौतरी कविता से क्या तात्पर्य, और मैंने बता दिया साठौतरी कविता होती क्या है, और इसको ढंग से याद रख लेना। 2 क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खुदा नहीं ना सही, आदमी का ख्वाब सही, इस शेर का क्या तात्पर्य है, तो वो क्लियर मैंने बता दिया, आप लोग को अच्छे से समझ लेना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर सच में आ गया तो मुझे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर देना। देखो बोल तो दिया ना, प्लीज कर देना, जब अच्छा लगे तो भाई कर देना, ठीक है। ऐसे ऐसे भाव नहीं खाना चाहिए, ठीक है। जब कोई मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसको क्या पैसा तो नहीं लग रहा है ना, तो भाई कर दो, क्या दिक्कत है ना। चलिए, तो ये चैप्टर मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। अपना प्यार ज्यादा ज्यादा देना साइमन क्लास को, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।